आज की क्लास में स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब मैंने ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि बेटे हम लोग पढ़ रहे हैं बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। एंड बेसिक कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमने ना 3 टॉपिक्स डिस्कस करने। सबसे पहले मुझे डिस्कस करना था हाउ टू फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट, हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे फॉर्म करेंगे। फिर सेकंड टॉपिक था हाउ टू परफॉर्म, हम कॉन्ट्रैक्ट को कैसे परफॉर्म करेंगे। एंड अगला टॉपिक है हाउ टू डिस्चार्ज। तो फर्स्ट टॉपिक यानी कि सेक्शन 1 से लेकर 75 तक के सेक्शन में हम लोगों को ये 3 टॉपिक डिस्कस करने हैं ना। हालांकि हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है, इसमें अभी हम लोगों को स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्कस करने, बट ये वाला पोर्शन हम लोगों ने खत्म कर लिया ना। अभी हम लोग आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं हाउ टू परफॉर्म, है ना, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को हम कैसे परफॉर्म करते हैं। देखो जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करेंगे तो हम लोग सबसे पहले एक ऑफर करते हैं, फिर एक एक्सेप्टेंस होता है, और जब ये दोनों एलिमेंट आपस में मिलते हैं तो फाइनली ये फॉर्मुलेट कर देते हैं एग्रीमेंट को। और इस एग्रीमेंट के साथ जब इन्फोर्सेबिलिटी आ जाती है तो ये बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ये वाली बात तो सबको समझ में आ गई यार। ओके, अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बन गया तो कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टी, मान लो मैं 2 पार्टी का ले लेती हूँ, मिनिमम 2 पार्टी होने चाहिए, मैक्सिमम तो कितने भी पार्टी हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। तो 2 पार्टी हो गया यहाँ पे, जिसमें से एक पार्टी को अपन लोग बोलेंगे प्रॉमिसर, ठीक है, और एक पार्टी को अपन लोग बोलेंगे प्रॉमिसी। ठीक है, जो परफॉर्म कर रहा होगा कॉन्ट्रैक्ट में, है ना, जिसको परफॉर्मेंस देनी है वो प्रॉमिसर होएगा, एंड जिसको एक्सेप्ट करनी है वो प्रॉमिसी होएगा। जैसे मेरे आपके कॉन्ट्रैक्ट में आपने मुझसे डिमांड करी है पढ़ने की, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं परफॉर्मेंस दे रही हूँ ना, तो मैं क्या हूँ, प्रॉमिसर, एंड आप लोग क्या हो यहाँ पे, प्रॉमिसी। तो एक कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस की डिमांड करे, हु डिमांड द परफॉर्मेंस इज कॉल्ड द प्रॉमिसी, एंड हु परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड द प्रॉमिसर। आई बात समझ में। तो जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करेंगे तो एक पर्सन होएगा जो प्रॉमिसर की कैटेगरी में होएगा और एक प्रॉमिसी की कैटेगरी में होएगा। जो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस की डिमांड करेगा वो प्रॉमिसी होएगा। मेरे केस में आपने पैसे देने हैं, मेरे को फीस जमा करनी है, मुझे आपको परफॉर्मेंस देनी है, ठीक है, तो मैं हो गई प्रॉमिसर एंड आप हो गए प्रॉमिसी। ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है, हु डिमांड द परफॉर्मेंस, कौन डिमांड करेगा, तो प्रॉमिसी करेगा। अच्छा, जैसे मेरे और आपके बीच में तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, पर्सनल स्किल और टैलेंट का है, तो फिर आप ही डिमांड करोगे, है ना यार। मैं ऐसे एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मिस्टर ये एक्स है और ये वाई है। वाई ने एक्स से कहा था मुझे 100 kg राइस चाहिए एट द रेट ऑफ 20, एंड एक्स ने कहा था हम आपको डिलीवर करेंगे किसी XYZ डेट पे, ठीक है। अब इस केस में कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस की डिमांड कौन कर सकता है, मिस्टर वाई कर सकते हैं। अगर मिस्टर वाई की डेथ हो जाए तो डेथ के बाद कौन कर सकता है, इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकते हैं, इनका कोई एजेंट भी है वो भी कर सकता है ना। अच्छा, आपको एक कॉन्सेप्ट और मैंने आपको, मतलब अगर इनकी डेथ हो जाए, यानी कि सबसे पहली बात मैं इन मोटा मोटी आपसे बात कर लूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस की डिमांड कौन करता है, हु डिमांड द परफॉर्मेंस। सबसे पहले क्या आता है, प्रॉमिसी, और अगर प्रॉमिसी की डेथ हो गई तो कौन करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव डिमांड करेंगे यार, ठीक है, या इसका एजेंट भी डिमांड कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, मैंने आपको एक रेड कलर ले लेती हूँ, है ना, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, आपको अगर याद हो तो, आप सभी बच्चों को, डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बात है, सभी बच्चों को पता है यार ये वाली तो डॉक्ट्रीन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहता है स्ट्रेंजर कांट सू द कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट को सू नहीं करता है। बट आपने इसके एक्सेप्शंस पढ़े ना मेरे साथ, मैंने 5 एक्सेप्शंस पढ़ाए थे, आप लोगों को याद आ रहा है। तो 5 एक्सेप्शंस में क्या था, थर्ड पार्टी कैन सू द कॉन्ट्रैक्ट, थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को सू कर सकते हैं। क्लियर आप लोगों को ये बात, यानी कि इन जनरल हु डिमांड द परफॉर्मेंस, प्रॉमिसी डिमांड द परफॉर्मेंस। इन केस अगर प्रॉमिसी की डेथ हो जाए और पर्सनल स्किल का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी डिमांड कर सकते हैं, या कोई एजेंट वगैरह है वो भी डिमांड कर सकता है, ठीक है। एंड इन केस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्शंस, थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो डिमांड द परफॉर्मेंस। क्लियर आप लोगों को ये वाली बात यार, आसान था, ये सिंपल था, तो जिनके दिमाग में कॉन्सेप्ट होंगे ना उनके लिए तो बहुत आसान हो जाएगा। एंड हु परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट,
अच्छा, मोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अगर इस जो होते हैं वो स्किल्स एंड टैलेंट पे बेस्ड होते हैं। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट स्किल्स और टैलेंट पे बेस्ड है या कोई कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पर्सनल इन नेचर है, तो फिर तो प्रॉमिसर, ओनली प्रॉमिसर कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, है ना। यानी जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बेस्ड ऑन, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बेस्ड ऑन है किस पे, या तो स्किल्स एंड टैलेंट पे बेस्ड है, स्किल्स एंड टैलेंट पे बेस्ड है, और पर्सनल नेचर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ओनली प्रॉमिसर कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। बट अगर इस पे बेस्ड नहीं है, अगर इन पे बेस्ड नहीं है, मतलब पर्सनल स्किल और टैलेंट नहीं है या फिर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉमिसर भी परफॉर्म कर सकता है, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं, और उसका एजेंट भी कर सकता है। आई बात समझ में। जैसे मान लो मेरी एक शॉप है, मेरी एक शॉप है, उस शॉप पे मैं कैलकुलेटर बेच रही हूँ। कोई मिस्टर ए मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा कि मैम 1000 कैलकुलेटर आपको सप्लाई करने 5 फरवरी तक कर देना। मैंने कहा ओके ठीक है, नो प्रॉब्लम। 5 फरवरी तक हमारे को 1000 कैलकुलेटर सप्लाई करने मिस्टर ए को। अब मान लो मैं शॉप पे नहीं हूँ, मान लो कोई पर्सन है जो मेरा एजेंट है, वो मेरे ब्याह पे मेरा कोई एम्प्लॉय है वो देख रहा है, तो क्या वो सप्लाई कर सकता है? कर सकता है। से मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, मान लो मुझे कुछ हो गया तो क्या मेरे रिप्रेजेंटेटिव्स कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल और टैलेंट पे बेस्ड होएगा तो कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म करेगा? ओनली प्रॉमिसर, ओनली प्रॉमिसर। तो ओनली वर्ड यहाँ लगाना जरूरी है, क्योंकि अगर पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है और कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन स्किल एंड टैलेंट, तो वो केस में ओनली प्रॉमिसर कैन परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। बट अदर देन ये कॉन्सेप्ट है पर्सनल स्किल और टैलेंट नहीं है, ये पर्सनल नेचर नहीं है, तो ये केस में कॉन्ट्रैक्ट को कोई भी परफॉर्म कर सकता है। क्लियर आप लोगों को ये बात? कोई का मतलब ये 3 बातें लिख रखी, प्रॉमिसर करेगा, या तो रिप्रेजेंटेटिव्स करेंगे, या तो उसका एजेंट करेगा, वेरी सिंपल। तो सर हम लोग आज की क्लास में यही कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। और फिर मैं इसमें आपको धीरे धीरे आगे ले जाऊंगी, तो मैं आपको सिखाऊंगी कि टाइम क्या होता है परफॉर्मेंस के लिए, प्लेस क्या होती है परफॉर्मेंस के लिए, है ना, और कैसे कौन से टाइम पे कौन से प्लेस पे करना चाहिए यार, और कब हमारा कॉन्ट्रैक्ट गड़बड़ हो जाएगा, अच्छा परफॉर्म नहीं होएगा यार। ठीक है, तो यहाँ पे बात करते हैं, सबसे पहले आते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे कहाँ गया यार, ये वाला, डिमांड एंड परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, डिमांडिंग परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। अब ये पहला तो आपके लिए बेकार ही हो गया, क्योंकि आपको तो पता आ गया ना, ये तो आपको अभी पूरा अच्छे से समझ में आ गया कि कौन परफॉर्मेंस की डिमांड करेगा। तो ओनली प्रॉमिसी है ना, यही लिखा है ना। अच्छा, ओनली प्रॉमिसी इस रेस्पेक्ट में लिखा हुआ है क्योंकि कानून यहाँ पे अज्यूम कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल और टैलेंट पे बेस्ड है, या कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल नेचर है, तो इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। ओनली द प्रॉमिसी कैन डिमांड परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पार्टी ऑल्सो, ओनली द प्रॉमिसी कैन डिमांड अ परफॉर्मेंस। अच्छा, थर्ड पार्टी, इन केस ऑफ सर्टेन केसेस थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो इन्फोर्स द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है ना यार, एंड रिप्रेजेंटेटिव ऑन द डेथ ऑफ द प्रॉमिसी हिज रिप्रेजेंटेटिव कैन डिमांड द परफॉर्मेंस। वही सेम टू सेम चीज आ गया, तो आपको ये लिख के आना है। नाउ ओनली बाय द प्रॉमिसर परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस वेयर इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस that the parties intended performance of the promise by the promiser himself, then only promiser should perform such promise। मतलब जब मैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के लिए गई और मैंने स्पेसिफिकली डिमांड किया कि नहीं ये पार्टी से ही परफॉर्मेंस करानी है, तो वही होएगा। अब ऐसा किस में हो सकता है? अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल इन नेचर है तभी तो होगा ना यार। भाई आपको किसी एक ही की सर्विसेज चाहिए, जो बच्चा प्रभात सर से पढ़ लेता है मैथ ना, उसके बाद वो चाहे जहाँ पढ़ने जाए वो समझ में नहीं आएगा। और एक बार प्रभात सर से कॉस्ट अकाउंट और FM पढ़ लो, तो उसके बाद तुम फिर दुनिया में किसी भी टीचर से पढ़ो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, वो ऐसे पढ़ाते ही है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यार अब तुम उनकी टीचिंग स्टाइल देख लेते हो, अब तुम्हारे को टीचिंग स्टाइल दिखा दिया, पढ़ा दिया तुम्हारे को यार, अब तुम मतलब फॉर एग्जांपल तुमने पे भी कर दिया, अब पे करने के बाद हम किसी और टीचर को पकड़ लाए तो गड़बड़ हो जाएगी यार। ये कॉन्ट्रैक्ट तो पर्सनल नेचर है ना यार, टैलेंट पे बेस्ड है, तो यहाँ पे कौन परफॉर्म करेगा? सिर्फ और सिर्फ प्रभात सर करेंगे, ठीक है। इन मोस्ट केसेस इट मे इन्वॉल्व एक्सरसाइज ऑफ पर्सनल स्किल, यानी मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा होता है, कॉन्ट्रैक्ट जो बेस्ड होते हैं वो पर्सनल स्किल्स पे बेस्ड होते हैं।
तो फिर इस केस में कॉन्ट्रैक्ट को वही परफॉर्म करेगा जिसने प्रॉमिस किया है परफॉर्म करने का। Where the promise is founded on personal confidence between the parties, it shall be performed only by the promiser। ये वाली बात तो आप पहले लिख चुके हो, बात ही बात में खत्म कर दिया। वही सिंपल यार, एक कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस की डिमांड है, एक कॉन्ट्रैक्ट में जो परफॉर्मेंस की डिमांड है वो कौन करेगा? अपने आप से अपडेट आ गई। अरे सर जी, तो यहाँ पे बात कर लिए थे पहले कि कॉन्ट्रैक्ट अगर स्किल्स और टैलेंट पे बेस्ड है या पर्सनल नेचर की कॉन्ट्रैक्ट तो ओनली बाय द प्रॉमिसर है ना। और इसके अलावा यहाँ पे थर्ड पार्टी भी आ सकता है कुछ केसेस में ना। यहाँ पे क्या कहते हैं देखो, बाय द प्रॉमिसर और अदर्स, मतलब प्रॉमिसर भी हो सकते हो अदर भी हो सकते हैं यार। अब यहाँ पे कब प्रॉमिसर हिमसेल्फ इन जनरल, एक कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करेगा? प्रॉमिसर हिमसेल्फ। बट अगर पर्सनल स्किल और टैलेंट पे बेस्ड नहीं है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव भी कर सकते हैं, क्यों बेटा, है ना। एंड अदर पर्सन भी कर सकते हैं यार, क्लियर। एजेंट अपॉइंट कर दिया तो वो भी कर सकता है। नाउ परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस बाय थर्ड पार्टी, सर वैसे तो ऐसा नहीं होता यार। ओनली द प्रॉमिसर और हिज रिप्रेजेंटेटिव और ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट कैन परफॉर्म द प्रॉमिस, ठीक है। However, a promisee may accept performance of a third person where he accepts so he cannot afterward enforce it against the promiser। अब ये तो वही हो गया कि मान लो फॉर एग्जाम्पल एक पर्सन है उस पर्सन से गए आप सर्विसेज लेने के लिए, वो पर्सन अवेलेबल नहीं है, तो आपने कहा अच्छा ठीक है यार ये नहीं है तो किसी और की सर्विसेज ले लेते हैं यार, ठीक है। तो इसका मतलब अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया किसी और को तो फिर आप किसी और सर्विसेज ले सकते हो। अदरवाइज इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट तो यही कहता है कि अगर प्रॉमिसी ने किसी पर्सन से सिलेक्ट किया है कि हमें इसी से सर्विसेज चाहिए तो वही कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस देगा यार, ठीक है ना। ये वाली कहानी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखो इसको, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको अच्छे से अभी समझ लेंगे। आज के आज कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लेंगे यार। सर सुनेंगे ध्यान से, जब भी हम कभी कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जहाँ पे जॉइंट प्रॉमिसर होते हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म किया गया जॉइंट प्रॉमिसर के द्वारा, देखो जॉइंट प्रॉमिसर का कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा हम इसको बोलेंगे जॉइंट प्रॉमिस, हेडिंग डाल देते हैं, हम इसको लिखते हैं जॉइंट प्रॉमिस। अब जॉइंट प्रॉमिस का मतलब क्या होएगा? जब एक से अधिक प्रॉमिसर हो तो कॉन्ट्रैक्ट में जॉइंट प्रॉमिसर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा यार। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, समझाते हैं। एक मिस्टर ए है, एक मिस्टर बी है और एक मिस्टर सी है। फातिमा समझ रही हो ना, यही हो ना। एक मिस्टर ए है, बी है एंड सी है, एंड एक मिस्टर डी है। अब ए बी एंड सी ने, इन तीनों ने मिलके क्या किया? मिस्टर डी से 90,000 बोरो कर लिए। 90K का मतलब 90,000 बोरो कर लिए। अगर इन्होंने तीनों ने मिलके मिस्टर डी से 90K बोरो किए तो इस सिचुएशन में ए बी एंड सी क्या कहलाएंगे? जॉइंट प्रॉमिसर। क्लियर आप लोगों को ये बात? यानी ये जो पर्सन हो गए ये हो गए जॉइंट प्रॉमिसर। ठीक है मुन्ना। अब और ये बंदा क्या हो गया? प्रॉमिसी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कहते हैं कि जब 90K इन्होंने बोरो कर लिया तो एक वर्ड यूज करते हैं, अनलेस द कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर्स। मतलब अगर ए बी सी ने बोरो किए 90,000 फ्रॉम डी, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर हुआ होएगा और लिखा होएगा कि ए बी सी इतना इतना पैसा पे करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ही हम परफॉर्मेंस देंगे। अगर कॉन्ट्रैक्ट करते समय लिखा है कि भाई 30,000 ये देगा, 60,000 ये देगा और ये 0 देगा, तो ये सब कोर्स इसको हम ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं मेंशन, भाई जब कुछ भी नहीं मेंशन होगा तभी तो हम कॉन्ट्रैक्ट का सहारा लेंगे। तो अब अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन तो वो अलग बात है, अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं मेंशन है तो इस सिचुएशन में यहाँ पे कहा जाता है
कि अगर जॉइंट प्रॉमिस है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को जॉइंटली परफॉर्म किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो फिर 90 के बोरो हुआ है तो 30,000 ए पे करेगा, 30,000 बी पे करेगा एंड 30,000 सी पे करेगा। बोले थी कहीं समझ में आई? अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि ए इतना पे करेगा, बी इतना पे करेगा एंड सी इतना पे करेगा तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्मेंस होगी। बट अगर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में ये मेंशन नहीं है तो ये सिचुएशन में ए बी एंड सी इक्वल परफॉर्मेंस देंगे। मैम इसको देख के लग रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये स्किल्स और टैलेंट पे बेस्ड नहीं है, या इसको देख के लग रहा है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये पर्सनल नेचर का नहीं है। मैम मान लो ए की डेथ हो जाती, तो अगर ए की डेथ हो जाएगी तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए एंड 30 के लेके आएगा बी एंड 30 के लेके आएगा सी। या इनफैक्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव मैं बाद में लेके आती हूँ, इसकी एंट्री में बाद में करवाती हूँ। 30 अगर ए की डेथ हो जाती है तो पहले तो बी लेके आएगा अपना 30 के, सी लेके आएगा अपना 30 के, और जो डिफिशिएंसी ऑफ 30 के हुई है ये 15 के एंड 15 के ये लेके आएंगे। बोलो कहानी समझ में आई क्या? मतलब केस नंबर 1 में क्या कहा मैंने? केस नंबर 1 में कहा कि भाई तीनों बराबर बराबर लेके आएंगे। एंड केस नंबर 2 में मैंने क्या कहा? तो केस नंबर 2 में मैंने कहा कि अगर ए की डेथ हो जाए, यहाँ पे क्या हो गई? डेथ हो गई ना, डेथ हो गई है ए की। अगर ए की डेथ हो गई तो 30,000 की 30 के की डिफिशिएंसी आ गई तो बी अपना हिस्सा लेके आएगा, सी अपना हिस्सा लेके आएगा, एंड जो ए की डिफिशिएंसी है वो बराबर बराबर बांटेंगे बी एंड सी। आई बात समझ में? अच्छा अब बी की बात करते हैं यार। अब बी की बात करते हैं तो अगर बी की डेथ हो जाती है, ए की भी डेथ हो गई, बी की भी डेथ हो गई, तो सबसे पहली बात तो सी क्या करेगा? अपना पैसा लेके आएगा ही आएगा। ये केस नंबर 3 है। सी अपना पैसा 30 के लेके आएगा, लेकिन जो डिफिशिएंसी 60 के की अराइज हो गई है वो भी कौन लेके आएगा? सी लेके आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई परफॉर्मेंस, मान लो यहाँ पे डिफिशिएंसी कितनी हो गई? 30 के की डिफिशिएंसी यहाँ पे हो गई, 30 के की डिफिशिएंसी यहाँ पे हो गई, तो पहले ये अपना पैसा लेके आएगा और बाद में सी ये डिफिशिएंसी भी लेके आएगा। आप समझना ध्यान से। ये कि अभी इसमें और भी चीज़ें पढ़ने को मिलेंगी। देखो जब भी जॉइंट प्रॉमिसर किसी कॉन्ट्रैक्ट को फॉर्म करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट में अगर मेंशन है कि कौन कितना कितना परफॉर्म करेगा अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ही करेंगे। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी मेंशन नहीं है तो कानून कहता है ये कॉन्ट्रैक्ट को जॉइंटली भी परफॉर्म कर सकते हो, सेवरली भी परफॉर्म कर सकते हो। ये हमने केस सिखाया आपको जॉइंटली वाला। ए बी एंड सी ये तीनों लेके आएंगे 30,000 30,000 30,000 इक्वल लेके आएंगे, इक्वल पे करेंगे। किसी एक पार्टनर की डेथ हो जाती है तो जो सर्वाइविंग प्रॉमिसर है, किसी एक प्रॉमिसर की डेथ हो जाती है तो जो सर्वाइविंग प्रॉमिसर हैं वो पहले अपना हिस्सा लेके आएंगे और बाद में जिसकी डेथ हो गई है उसका भी जो हिस्सा है भाई वही पे करेंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी तो आप हो। एंड अगर ए और बी दोनों की डेथ हो गई तो सी लेके आएंगे, और मान लो ए बी एंड सी तीनों की डेथ हो गई, तब फिर क्या होएगा? ए और बी तीनों की डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए, लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बी एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सी लेके आएंगे। आई बात समझ में? क्लियर आप लोगों को ये वाली बात है ना? हालांकि इसको हम ऐसे भी समझाते हैं यार, एक बार देखिएगा। ए बी एंड सी ने डी से बोरो किए 90,000, तो 30 के ये ले आए, 30 के ये ले आए एंड 30 के ये ले आए। ए की डेथ हो गई तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बी की डेथ हो गई तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सी की डेथ हो गई तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ले आएंगे। या ऐसे देखो, पहले ए को मारते हैं है ना हम लोग। ए को मारा तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लेके आए, ये 30 के लेके आए और ये 30 के लेके आए। ये भी मर गए तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव और ये लेके आएगा अपना 30 के। इसकी भी डेथ हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड लीगल रिप्रेजेंटेटिव। बट कॉन्ट्रैक्ट में कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी जो पहले हैं भाई, तो ये जो डी है ये ए बी सी ने जॉइंटली कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करवाया ना। अब कानून में ये लिखा हुआ है कि भाई हम कॉन्ट्रैक्ट को जॉइंटली भी परफॉर्म करवा सकते हैं, सेवरली भी करवा सकते हैं। मतलब जॉइंटली का मतलब हो गया डी कैन कंपिल मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। हम चाहे तो मिस्टर ए को कंपिल कर दें, बी को कर दें या सी को कर दें। डी के पास राइट है कि वो तीनों को एक साथ कंपिल कर सकता है, और डी किसी एक पार्टी को भी कर सकता है। तो पहले जब कॉन्ट्रैक्ट में यहाँ पे डेथ हुई ना, ए की डेथ हो गई
तो हमने सर्वाइविंग पार्टनर से पैसा, प्रॉमिसर से पैसा मंगवाया। बी की भी डेथ हो गई तो हमने सर्वाइविंग प्रॉमिसर से मंगवाया, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भाई डी और इनके साथ ही है, तो भाई यही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। लेकिन मैम अगर सी ए के बदले में पैसा लेके आता है तो बाद में सी ए की एसेट से वो पैसा रिकवर भी कर सकता है। आई बात समझ में? भाई अगर उसके हिस्से का पैसा लेके आएगा तो उसकी डेथ होने के बाद उसकी जो प्रॉपर्टी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव ने इनहेरिट करी होगी उससे हम अपना पैसा रिकवर कर लेंगे। आई बात समझ में? मतलब आपको समझना है अभी, मतलब स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को समझना है इन चीज़ों को। इन जनरल मैं पहले बच्चों को ऐसे पढ़ाती हूँ कि अगर ए बी सी ने जॉइंटली कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया मिस्टर डी के साथ, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, यानी जॉइंट प्रॉमिसर कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, तो ए बी एंड सी तीनों बराबर पैसे लेके आएंगे। और अगर ए की डेथ हो जाती है तो इसके सर्वाइविंग पार्टनर से मंगवा लो या इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से मंगवा लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट कॉन्ट्रैक्ट में आप कैसे करोगे मैम? हम कैसे करेंगे? पहले ए बी सी तीनों से बराबर मंगवाना। अगर ए को कुछ हो जाता है तो बी एंड सी पहले अपना अपना पैसा लेके आएंगे एंड फिर ए का पैसा भी वो डिफिशियंसी है वो लेके आएंगे। एंड अगर ए और बी दोनों की डेथ हो जाती है तो सी परफॉर्म करेगा, अपना पहला पैसा लेके आएगा एंड देन फिर दोनों को लेके आएगा। एंड और जो सी, भाई सी ने अगर 90 के दिया और सी का हिस्सा 30,000 बनता था तो वो बी और ए और बी के रिप्रेजेंटेटिव से वो पैसा डिमांड करेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे एक्चुअली ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जॉइंट प्रॉमिसर का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो हम जॉइंटली भी परफॉर्म करवा सकते हैं एंड सिविलली भी करवा सकते हैं यार। ये वाली बात को जरा सा एक काम करो, इसको हाईलाइट करो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं पूरा ही रीड करवाऊंगी बट ये वाली बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। चले अब मेरे साथ आएंगे आप। सर यहाँ पे देखते हैं जॉइंट प्रॉमिसर। व्हेन 2 or more person have made a joint promise, then unless a contrary intention appears from the contract, the promise shall be performed or fulfilled by ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ्स ऑल द जॉइंट प्रॉमिसर। याद करो 90 के बोरो किया ए बी सी ने फ्रॉम किससे? डी से, तो ए 30 के लेके आएगा, बी 30 के लेके आएगा एंड सी 30 के लेके आएगा। तो ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ्स ऑल द जॉइंट प्रॉमिसर, क्लियर? आफ्टर डेथ ऑफ एनी ऑफ देम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सच डिजीज प्रॉमिसर टुगेदर विद द सर्वाइविंग प्रॉमिसर। तो मैंने ये वाला केस बनाया आपका, है ना? यहाँ पे देखो कि 30,000 30,000 30,000 फिर रिप्रेजेंटेटिव लेके आए ये और ये और ये और ये और ये, ठीक है? ये वाला केस बन गया ना। अच्छा यहाँ पे देखो, आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द प्रॉमिसर जॉइंटली परफॉर्म करेंगे। यहाँ पे देखो ना, लास्ट केस मैंने यही बनाया ना बेटे, ये देखो। एंड डिमांडिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम एनी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर। सर प्रॉमिसीज राइट, अब यहाँ पे क्या हो गया? प्रॉमिसी को एक राइट मिल गया यार, प्रॉमिसी को राइट मिल गया है कि प्रॉमिसी के पास इस बात का अधिकार है कि वो चाहे, प्रॉमिसी मतलब कौन यहाँ पे? डी कैन कंपेल ए ओनली, हम सिर्फ ए से कंपेल कर, मतलब डी के पास राइट है कि चाहे तो पूरा का पूरा 90 के ये इसी से रिकवर कर ले। तो इसी रिस्पेक्ट में मैं ये वाला जो केस मैंने बताया ना आप लोगों को, वो इस प्रोविजन को ध्यान में रख के बताया कि भाई मिस्टर डी नहीं जाना चाहते इनके रिप्रेजेंटेटिव के पास, तो डी कैन कंपेल मिस्टर सी कि पूरा 90 के तुम दे दो एंड सी बाद में उनके रिप्रेजेंटेटिव लेता रहेगा। आई बात समझ में? क्योंकि कानून में ये बात लिखी हुई है, इसीलिए मैंने आपको 2 केसेस बताए। 2 केसेस बताने का यही रीजन है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस द प्रॉमिसी में इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कंट्री कंपेल any one or more of such joint promiser to perform the whole of the promise. That's why मैंने आपको दो चीजें बताए, 2 केसेस बताए, ठीक है? एक में सर्वाइविंग पार्टनर्स लेके आएंगे एंड जो प्रॉमिसी है, प्रॉमिसी कैन कंपेल कोई भी पार्टी को, ए को, बी को, सी को, कोई भी एक पार्टी को आप कर सकते हो, 2 को भी कर सकते हो, ये आपकी मर्जी, आप तीनों से कर लो। तो इसीलिए यहाँ पे 2 केसेस बन जाएंगे यार, है ना? क्योंकि फर्स्ट वाले केस में ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ्स, प्रॉमिसर की जॉइंट लाइफ तक प्रॉमिसर परफॉर्म करेंगे, किसी एक की डेथ हुई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पर्सन जिसकी डेथ हो गई है एंड सर्वाइविंग पार्टनर, ए और बी दोनों की डेथ हो गई है तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सर्वाइविंग पार्टनर सी, प्रॉमिसर सी।
एंड अगर तीनों की हो गई तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द प्रॉमिसर। ठीक है, तो पहला केस तो ये बना। दूसरा मुन्ना, इन केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस द प्रॉमिसी में इन द एब्सेंस ऑफ एन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, तो कॉमन सेंस है, एक्सप्रेस एग्रीमेंट मिसिंग है तभी तो हम ये प्रोविजन यूज कर रहे हैं। एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कंट्री कंपेल एनी वन और मोर ऑफ सच जॉइंट प्रॉमिस टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रॉमिस। क्लियर? नाउ द लाइबिलिटी ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर इज जॉइंट एंड सेवरल। अब आप मुझसे पूछते ना मैम ऐसा थोड़ा होता है कि मिस्टर डी सिर्फ मिस्टर सी को कंपेल करेगी, नहीं तो पूरा पैसा तुम लेके आओ। तो ऐसा कानून में लिखा हुआ है कि प्रॉमिसी के पास हम ये अधिकार देते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट हम पढ़ा रहे हैं इसमें प्रॉमिसी के राइट्स हैं। प्रॉमिसी को कानून ने ये अधिकार दे रखा है कि वो ऐसा कर सकता है। द लाइबिलिटी ऑफ द जॉइंट प्रॉमिसर इज जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट का मतलब है तीनों ए बी सी तीनों एक साथ परफॉर्म कर सकते हैं। सेवरल का मतलब क्या है? अकेले। क्लियर आप लोगों को ये बात यार? A and B and C jointly promise to pay D 30,000. D may compel either A or B or C or any two of them to pay 30,000. क्लियर आप लोगों को ये बात? आसान है यार, है ना? बट आपको ये वाले जो एग्जाम्पल है ना बस अपने दिमाग में रखने हैं कि ऐसा ऐसा होगा। दो केसेस बनेंगे, केस नंबर 1 ये बनेगा हमारा एंड केस नंबर 2, चाहे केस 1 2 के नाम वाला चेंज कर लो, पर ये बनेंगे यार। तो ये आपको पता होने चाहिए यार कि इस तरीके से हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। एंड यहाँ पे ना हमारे को ये वाली लाइन को हाईलाइट करना है, ये जो मैंने येलो कलर से कर रखी है। एक तो ये लाइन आपको हाईलाइट करना है एंड यहाँ पे देखो ये वाली लाइन, ये भी बड़े काम की चीज़ है। तो ये 2 पॉइंट आपको एग्जाम के टाइम पे पढ़ते समय जाना है, जैसे गो थ्रू होके जाना है, देखना इन पॉइंट्स को यार, है ना? कि अच्छा ठीक है ये वाला केस, क्योंकि ये मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखवाया है और ये जो मैं वेरी इंपॉर्टेंट लिखवा रही हूँ यार वहाँ से कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं यार, है ना? तो इसको अच्छा कर लेना यार। केस स्टडी मिलने की संभावना, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं, अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे तो केस स्टडी बनाएंगे यार यहाँ से। राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर अब तक तो तुम समझ चुके होगे। अनलेस द कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर, सर जॉइंट प्रॉमिसर की लाइबिलिटी होती है, सभी के सभी जॉइंट प्रॉमिसर की लाइबिलिटी होती है कि वो इक्वली परफॉर्म करें, या फिर ये प्रॉमिसी के ऊपर होता है कि वो जैसे भी परफॉर्म करवा ले। अनलेस अ कंट्री इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, ईच जॉइंट प्रॉमिसर में कंपेल एवरी अदर जॉइंट प्रॉमिसर टू कंट्रीब्यूट इक्वली। आप जॉइंट प्रॉमिसर के राइट देखो ना यार, जैसे यहाँ पे मैंने आपसे कहा कि डी जो है वो कंपेल कर सकता है सी को कि पूरा का पूरा 90,000 तुम लेके आओ। अब अगर पूरा का पूरा पैसा ये लेके आएंगे तो इस सिचुएशन में सी क्या करेगा? ए से भी पैसा मांगेगा और बी से भी मांगेगा। बोलो भाई अगर हम किसी के हिस्से का लेके आएंगे तो भाई आप अपना पैसा तो लेंगे। Unless a contrary intention appears, each joint promiser may compel every other joint promiser to contribute equally with himself to the performance of the promise. If any one of the joint promiser makes default in such contribution, remaining joint promiser must equally share loss arising from the such default. तो अगर कोई एक लेके नहीं आ रहा है तो रिमेनिंग जो प्रॉमिसर हैं भाई उनको वो लॉस बेयर करना पड़ेगा। समझो क्या? जैसे ऐसे हो जाए, मान लो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ए बी एंड सी इन तीनों ने बोरो किया 90,000 फ्रॉम डी। ए इंसॉल्वेंट हो गया। अच्छा पहले कितना कितना पैसा देना है जल्दी से बता दो। 30 के ये देगा, 30 के ये देगा, ठीक है। ए इंसॉल्वेंट हो गया। ए के इंसॉल्वेंट होने पे सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए ही रिकवर हुए। तो इसका मतलब पहले तो इनसे इनका हिस्सा मंगवा लो यार। 30,000 ये लेके आ गया, 30,000 ये लेके आ गया एंड 15,000 यहाँ पे मिले। डिफिशियंसी कितने की हो गई यार? 15,000 की डिफिशियंसी है यार ये। तो इसका मतलब है 7.5 के ये लेके आएंगे एंड 7.5 के ये लेके आएंगे। इसका मतलब ये हुआ 37.5, हाँ ये 15,000 लेके आया 37.5 के ये लेके आएंगे, 37.5 के ये लेके आएंगे, हो जाएगा 90,000 पूरा जोड़ लो। ऐसे करेंगे। क्लियर? यहाँ से 0 हुआ तो इनकी लाइबिलिटी और बढ़ जाएगी, 15,000 बढ़ जाएगी यार। क्लियर हो गया? अब तो समझ में आ गया यार। तो ये चीज़ आप लोगों को दिमाग में रखनी है। ये वाला एग्जाम्पल भी अच्छे से करके जाना, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे रखा हुआ है और आपके इस एग्जाम में बिल्कुल सेम टू सेम यही कॉन्सेप्ट पूछ लिया। ये एग्जाम्पल मेरी मैडम, ये एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत टाइम से डाल रखा है और ये इंस्टीट्यूट ने आपके केस स्टडी के फॉर्म में एग्जाम में पूछ लिया।
तो आपको ध्यान में रखना है ए बी एंड सी आर अंडर जॉइंट प्रॉमिस टू पे 30,000 टू डी. ए पेज द होल, ए कैन रिकवर 10,000 फ्रॉम ईच, बी एंड सी दोनों रिकवर कर सकते हैं. इफ इन दिस केस सी इज इंसॉल्वेंट बट एसेट्स आर सफिशिएंट टू पे हाफ ऑफ हिज डेट, तो हाफ ऑफ ले आया है तो रिमेनिंग हाफ हाफ को बाकी पार्टनर्स, बाकी जो प्रॉमिसर्स है वो बांट लेंगे. यार क्लियर आप लोगों को ये बात? चलो एक काम करते हैं, एक देखो एक क्वेश्चन बढ़िया सा हो तो मैं आपको लोगों को क्वेश्चन करवा दूँ यार, है ना. क्वेश्चन एग्जाम का करके जाओगे तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा आप लोगों को कि हाँ अच्छा ठीक है मैम ने ये पढ़ा है, ये आता है एग्जाम में. यहाँ पे देखो यार ये क्वेश्चन आया, ये वाला भी करवाऊंगी, ये वाला पहले करवा दूं क्या, या एक और आया वो भी करवा दूं यार साथ में. बड़ा अच्छा क्वेश्चन वो भी है तो फिर इसको करवाती हूँ. बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये क्वेश्चन आया यहाँ पे, और एक और क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम 2 बार एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं. यहाँ पे एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे जॉइंटली प्रॉमिस टू पे 3 लाख टू डी. ठीक है, तो हम ऐसे बना लेते हैं एक्स वाई एंड जेड, इन्होंने कितना देना है डी को, 3 लाख रुपीज़. ठीक है, तो इसका मतलब वाई बिकम्स इंसॉल्वेंट, मतलब पहले 1 लाख इनको लाना था, 1 लाख इनको लाना था एंड 1 लाख इनको लाना था, है ना. वाई बिकम इंसॉल्वेंट एंड हिज प्राइवेट एसेट आर सफिशिएंट टू पे 1/1/5 ऑफ हिज शेयर. 1/5 ऑफ द शेयर का मतलब क्या होगा, 20,000. 1/5 ऑफ हिज शेयर. अरे यार 1 लाख का 5वां हिस्सा कितना होता है, तो कौन 60,000 बता रहा है सर. तो इसका मतलब कौन इंसॉल्वेंट हुआ है, वाई बिकम इंसॉल्वेंट, तो वाई इंसॉल्वेंट हो गया, तो वाई कितना पैसा लेके आएगा, ओनली 20,000, जबकि लाना था कितना 1 लाख, तो 20,000 ये लेके आया. इसका मतलब है एक्स इज कंपेल टू पे द होल अमाउंट. और ये बाबा बड़ा बड़ा इसमें लोचा लफड़ा है. आओ इधर यहाँ बना साफ साफ, है ना. ए नहीं कौन था, एक्स वाई जेड है, किससे पैसा लिया है, डी से. कितना लिया है, 3 लाख. डी किससे डिमांड कर रहा है भैया, पहले तो एक एक बताओ. यहाँ पे 1 लाख ये लेके आएगा, 1 लाख ये लेके आएगा एंड 1 लाख ये लेके आएगा. ठीक, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि वाई बिकम इंसॉल्वेंट एंड इज प्राइवेट एसेट आर सफिशिएंट टू पे 1/5. एक्स कंपेल टू पे होल ऑफ द अमाउंट टू डी. ठीक है, एक्स ने डी ने कंपेल किया, एक्स इज कंपेल. ठीक है पे टू, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे पूरा का पूरा पैसा डी ने कहा भैया एक्स पूरा पैसा जो 3 लाख रुपया है ना वो तुम लेके आओ. लाना कितना था इसको, और लाया कितना ये 3 लाख. अच्छा अब यहाँ पे सुनो, तो एक्स कितना कितना पैसा वाई और जेड से मांगेगा, भाई वाई से तो मैक्सिमम 20,000 रुपये रिकवर ही हो सकता है ना. तो इसका मतलब यहाँ पे 80,000 की डिफिशियंसी आ गई है ना. एंड यहाँ पे पहले तो ये भी लेके आएगा अपना कितना, भाई 80,000 की डिफिशियंसी आ गई. अब 1 लाख इसको लाना था और 1 लाख इसको लाना था, तो ये तो पूरा 3 लाख लेके आया. तो इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये रिकवर करेगा वाई से, लेकिन ये वाई से मैक्सिमम कितना रिकवर कर सकता है, 20,000. और ये रिकवर करेगा जेड से, पहले तो 1 लाख रुपया रिकवर करेगा उसके हिस्से का, और डिफिशियंसी कितनी हो गई है 80 की, 80 की डिफिशियंसी हो गई, तो 40,000 ये बियर करेगा और 40,000 ये बियर करेगा. तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मिस्टर एक्स जो है वो मिस्टर जेड से कितना पैसा मांगेंगे, 1,40,000. यानी कि इस क्वेश्चन में ए पे करेगा, सॉरी एक्स, सॉरी देखो एक्स वाई और जेड, तो वाई तो मैक्सिमम लेके आएगा सिर्फ 20,000, है ना. तो 1,40,000 कौन लेके आएगा, एक्स, और 1,40,000 लेके आएंगे अपनी पॉकेट से जेड. बोलो कहानी समझ में आई क्या. यहाँ पे देखो, when 2 or more person make a joint promise, the promisee may in the absence of a express agreement to contrary compel anyone. देखो आ गया ना. अब ये वाले केस में आपको ये वाली लाइन लिखनी पड़ेगी बेटे. अगर ये वाली लाइन नहीं लिखोगे तो आंसर कंप्लीट नहीं होगा कि भाई मिस्टर डी के पास राइट है कि मिस्टर डी कंपेल कर सकते हैं एक्स को, वाई को या जेड को, लेकिन वाई तो इंसॉल्वेंट ही हो गया, तो एक्स और वाई बचे. तो किसी भी एक पार्टी को कंपेल कर सकते हैं कि आप पैसा लेके आओ पूरा का पूरा. Whole of the promise, each of 2 or more joint promiser may compel every other joint promiser to contribute equally. ठीक है,
If any one of two or more joint promisor makes default in such contribution, the remaining joint promisor must bear the loss. तो y तो डिफॉल्ट कर गया ना, y तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो y की जो डिफिशियंसी होगी वो कौन लेके आएगा, x एंड y from such default in equal share. In the instant case x, y and z jointly promise 3 lakh, y become insolvent and his private assets are sufficient to pay 1/5. X is compelled to pay the whole amount. X is entitled to receive 20,000 from y estate and 1,40,000 from the clear. आसान था, इस तरह का क्वेश्चन आएगा कर लोगे, बुद्धू बनाने वाली छोटे छोटे केस स्टडी पूछते हैं, नन्हे नन्हे बच्चों के लिए नन्हे नन्हे क्वेश्चन ना, नन्हे बच्चे नन्हे क्वेश्चन। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन और था, बड़ा अच्छा था यार, मैंने अभी कहा था कि ये भी करवाना है ना, ये X, Y and Z jointly borrowed 90,000 from L. Decide each of the following in the light of the Indian Contract Act. आपको नहीं लगता ये मेरे ही एग्जाम्पल का क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखा था? Whether L can compel only Y to pay the entire loan of rupees 90,000? सच्ची? पक्का? यस डाल दो आंसर में। Whether L can compel only the legal representative of Y to pay the loan of 90,000 if X, Y, Z died? कॉमन सेंस से अगर प्रॉमिसर की डेथ हो जाएगी तो रिप्रेजेंटेटिव से तो लेंगे, मैंने लोन लेके रखा हुआ है, नहीं मेरा अपना एग्जाम्पल ले लूँगी यार, कोई मिस्टर एक्स से उन्होंने लोन लेके रखा हुआ है, उनकी डेथ हो जाएगी तो कॉमन सेंस है उनकी जो बच्चे होंगे उनसे तो रिकवर करेंगे, जितना वो प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे उसी की इक्विवेलेंट। अच्छा ओके, वेदर एल कैन कंपेल ओनली द लीगल, नहीं पूरा पैसा नहीं, वाई के रिप्रेजेंटेटिव को कर सकते लेकिन ओनली द वाई नहीं कर सकते। Whether Y and Z are released from their liability to L and X is released from his liability to Y and Z for contribution, तो एक पर्सन सबसे ले सकता है, बाकी वो सारे पार्टनर्स को कर देंगे यार, है ना। Whether Y and Z are released from their liability to L, क्या Y और Z रिलीज हो सकते हैं, दो लोग परफॉर्म कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी डिफिशियंसी होगी वो रिमेनिंग जो प्रॉमिसर होगा वो उसे रिकवर कर लेंगे, वेरी सिंपल। आओ यस, L can compel Y to pay 90,000, ठीक है मैम। When two or more person have made a joint promise, then unless a contrary intention appears, all such promised person during their joint lives and after death of any of them is represented jointly with the survivors, and after death of the last survivor, the representative of all the jointly must fulfill the promise. तो यहाँ पे all वाला ध्यान में आप लोगों को रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इन द इंस्टेंट केस इफ एक्स वाई एंड जेड डाइड देन द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एक्स वाई एंड जेड शेल बी लाइबल, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने ये वाला आंसर किया था, यस कह के नो कह के आप दोनों को जो भी कह रहा है आप कह सकते हो, लेकिन बाद में आपको आंसर की एक्सप्लेनेशन बिल्कुल सही सही देनी है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44 वेयर टू और मोर पर्सन हैव मेड अ जॉइंट प्रॉमिस, कहता है रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रॉमिसर बाय द प्रॉमिस डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रॉमिसर or joint promisers, neither does it free the joint promisers who release from responsibility। अरे अगर x और y ने मिलके पूरा का पूरा पैसा d को दे दिया है तो जो पैसा z के हिस्से में आया था वो पैसा भी तो वो रिकवर कर लेंगे, तो वही सिंपल कर लेंगे यार, आसान था ये क्वेश्चन भी, आसान था है ना, इसमें तो कुछ नहीं था। चलो तो सर अब हम आगे बढ़ते हैं, रिलीज ऑफ जॉइंट प्रॉमिसर। यहाँ पे देखते हैं इन केस ऑफ जॉइंट प्रॉमिस रिलीज ऑफ वन जॉइंट प्रॉमिसर बाय द प्रॉमिस डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रॉमिसर। बता चुकी हूँ ये वाली बात कि अगर ए बी एंड सी इन तीनों में से डी ने कंपेल कर दिया सी को, तो इसका मतलब ये नहीं ए और बी डिस्चार्ज हो गए, अगर पूरा पैसा सी देगा तो कॉमन सेंस से सी ए और बी से रिकवर कर सकता है, ठीक है। सच डिस्चार्ज डज नॉट फ्री सच प्रॉमिसर फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द अदर जॉइंट प्रॉमिसर। ना अब यहाँ पे आती है एक कहानी जॉइंट प्रॉमिसी की, इसको आपको बहुत ध्यान से समझना है, और यहाँ पे एक लाइन है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है तो राइट्स ऑफ जॉइंट प्रॉमिस इज दस ओनली जॉइंट एंड नॉट सेवरल। वहाँ पे क्या था, जॉइंटली भी परफॉर्म कर सकते हैं, सेवरली भी कर सकते हैं ना, यहाँ पे क्या है जॉइंटली, ठीक है ना यार। तो ये वाली लाइन आपको बहुत ध्यान से समझनी है। तो अभी इसको ना एक काम करते हैं, एक केस स्टडी लेते हैं, उस केस स्टडी के फॉर्म में समझते हैं यार इसको, ठीक है। देखो
जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है जहाँ पे एक मिस्टर डी है जिन्होंने ए से, बी से एंड सी से, डी ने ए बी सी से 90 के बोरो किए। अच्छा, तो इसका मतलब डी क्या हो गया, प्रोमिसर ना, और ए बी सी क्या हो गए, प्रोमिसी हो गए, जॉइंट प्रोमिसी हो गए। तो अब ये केस में डी क्या करेगा, अनलेस द कंट्रेरी इंटेंशन अपीयर, यानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है एंड ए ने कहा है भाई मुझे देखो ए ने कहा है भाई मुझे 45 के चाहिए, तो मैं मुझे पूरे 45,000 वापस करने, रिमेनिंग को 15,000। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कि किसको कितना कितना देना है तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ही देंगे। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन नहीं है तो यहाँ पे 30 के ए को देना है डी को, 30 के बी को देना है एंड 30 के सी को देना है। क्या ऐसा हो सकता है कि डी पूरा का पूरा 90 के ए को दे दे और कहे आपस में बांट लेना? ये नहीं हो सकता सर। ये वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है ये परफॉर्म होएगा कैसे, जॉइंटली। ये कैसे परफॉर्म होगा, जॉइंटली। क्लियर, यही बात बस बता रही थी। वहां पे क्या है, जॉइंटली एंड सेवरली दोनों है कि डी कैन कंपेल ए, डी कैन कंपेल बी, डी कैन कंपेल सी, डी दो को कर सकते हैं, तीनों को कर दो, तो इसलिए वहां पे जॉइंटली एंड सेवरली को लिखवाया हुआ है ना। यहाँ पे अगर मिस्टर डी इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे तो ये जॉइंटली ही परफॉर्म होगा, सेवरली परफॉर्म नहीं होगा। पूरा का पूरा पैसा ए को नहीं दे सकते, पूरा का पूरा पैसा ए को दे दिया, ए ने रख लिया तो अब लो बी और सी में लड़ाई शुरू हो गई यार, तो ये नहीं हो सकता यार। देखो जरा ध्यान से when a person has made a promise to two or more persons jointly, then unless a contrary intention appears from the contract, the right to claim performance rests with the during their joint lives all the joint promisee and after death of any of them the representative of such deceased person। मतलब यहाँ पे जैसे ए की डेथ हो गई तो डी परफॉर्म करेगा इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को, एंड बी को 30 के एंड सी को 30 के। इसकी भी डेथ हो गई तो इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को पैसे देगा, इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देगा और इसको 30 के देगा। और अगर इसकी भी डेथ हो गई तो इसके भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जाएगा, इसके भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को और इसके भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। समझ में आती है बात सर? आफ्टर डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल द promisee jointly, the demand for performance has to be made by all the joint promisee collectively। आप देखो लैंग्वेज में थोड़ी सी सख्ती नहीं दिख रही है आपको कि ये सख्त लैंग्वेज यूज कर रहे हैं यार, है ना, कि द डिमांड फॉर परफॉर्मेंस हैज टू बी मेड ऑल द जॉइंट प्रोमिसी कलेक्टिवली। यहाँ पे सिविली नहीं है कि डी ने ए को पूरा पैसा दे दिया हो यार, है ना, एंड अनलेस एग्रीड अदरवाइज। अनलेस एग्रीड अदरवाइज का मतलब हुआ कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ए बी सी को पैसे लेने हैं, सी ने कहा कि मेरा पैसा ए को ही दे देना, अगर सी ने कह दिया तो अलग बात है, अदरवाइज जॉइंटली परफॉर्म करेंगे, है ना। एंड यहाँ पे ये वाली कहानी हो चुकी है, ये वाला केस करवा चुकी हूँ, ये भी केस करवा चुकी हूँ। चलो आ जाओ, इतनी कहानी समझ में आ गई भाई बेटा। ये मैंने आपको परफॉर्मेंस का पहला नियम पढ़ाया, तो परफॉर्मेंस का पहला नियम यही है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस, एक कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस की डिमांड कौन कर सकता है, एंड हु परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, एंड कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करेगा। तो वेरी सिंपल यार, अगर कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल और टैलेंट पे बेस्ड है या कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल इन नेचर है तो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा ओनली प्रोमिसर, अगर ऐसा नहीं है तो एजेंट और रिप्रेजेंटेटिव्स भी कर सकते हैं। एंड हु कैन डिमांड द परफॉर्मेंस, ओनली प्रोमिसी, बट डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक्सेप्शन है तो थर्ड पार्टी कैन ऑल्सो डिमांड द परफॉर्मेंस एंड रिप्रेजेंटेटिव अगर डेथ ऑफ द प्रोमिसी होती है तो। क्लियर ना। अब हम लोग अगली बात करने जा रहे हैं, लॉ रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ द परफॉर्मेंस। अब यहाँ पे बात करते हैं टाइम एंड प्लेस की बात करते हैं बेटा। तो टाइम एंड प्लेस में सिंपल सी बात इतनी है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट को करते समय हमने पहले ही टाइम बता रखा है कि भाई ये कॉन्ट्रैक्ट में टाइम परफॉर्म, ये टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होएगा तो हम उसी टाइम पे करेंगे, है ना। जैसे मेरे और तुम्हारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो तो हमने बता रखा है कि भाई 12 से 4 होगा या 12 से 6 हो जाएगा या 10:30 से 6 हो जाएगा यार, ठीक है। तो इसी के बीच में, इसी दौरान में आपकी क्लासेस जो होंगी वो स्टार्ट रहेंगी यार, होंगी। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है टाइम तो उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे, अदरवाइज रिजनेबल टाइम। नाउ अब रिजनेबल टाइम क्या है? रिजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है, जैसे रिजनेबल टाइम का मतलब क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, क्वेश्चन ऑफ फैक्ट का मतलब होता है कि सर्कमस्टांसेस टू सर्कमस्टांसेस ये टाइम वेरी करता रहेगा। किसी के लिए बिजनेस आवर्स 9 to 5 होते हैं, किसी के लिए 9 to 6 होते हैं, किसी के लिए 10 to 6 होते हैं, किसी के लिए 10 to 8 होते हैं, किसी के लिए 12 से 8 होते हैं।
तो पर्सन टू पर्सन टाइम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो वेरी करता रहता है। भाई जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो हो सकता है अलग अलग कोचिंग्स में अलग अलग टाइमिंग्स हो, तो इसका मतलब ये हो गया कि अलग अलग कोचिंग में अलग अलग टाइमिंग्स हैं। तो इसमें क्या है कि सब भी रिजनेबल है, बच्चों की सुविधा के हिसाब से रखते होंगे यहाँ सब लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है कोई टाइम, तो उसी टाइम पे हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे, कोई डे मेंशन है तो उस डे पे करेंगे, एंड अगर टाइम मेंशन नहीं है तो टाइम रिजनेबल टाइम लेंगे, एंड रिजनेबल टाइम इज अ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। देखो, टाइम स्पेसिफाइड बट एप्लीकेशन टू बी मेड बाय द promisee, whereas per contract the promise is to be performed on a certain day and the promisor has undertaken to perform the promise without application by promisee। अब अगर कोई टाइम मेंशन है तो फिर यहाँ पे promisee से पूछने की आवश्यकता नहीं, हम उस टाइम पे करेंगे। application by promisee, it is the duty of the promisee to apply for the performance of promise at a proper place within the usual hours of business, and what is proper time depends on the fact of the each cases। तो सबके लिए केसेस टाइम अलग अलग होएगा ना। रिजनेबल टाइम किसी को शाम को सूटेबल होता है पढ़ाई करने के लिए, किसी को अर्ली मॉर्निंग होता है, किसी को नॉन में क्लासेस चाहिए यार, है ना। ये तो मैं बस एक एग्जांपल क्लास के लिए लेके बता रही हूँ। अलग अलग केसेस में कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में डॉक्टर के पास जाते हैं दिखाने के लिए, कुछ रात में जाते हैं दिखाने के लिए, कुछ नॉन में जाते हैं, है ना। तो पर्सन टू पर्सन ये वैरी करेगा। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन नो एप्लीकेशन इज टू बी मेड, promiser has to perform without an application by the promisee। अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो उसी प्लेस पे होएगा। टाइम एंड प्लेस द परफॉर्मेंस व्हेन नो एप्लीकेशन इज मेड बाय द promisee, तो promiser अपने हिसाब से वो परफॉर्म करेगा जिस प्लेस पे उसको कन्वीनियंट लगे। टाइम फॉर परफॉर्मेंस व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड, रिजनेबल होएगा, लेकिन यहाँ पर रिजनेबल कट गया है। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस व्हेन टाइम इज स्पेसिफाइड, प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन सर्टेन डे, एंड अगर डे है तो एक रिजनेबल आवर्स ऑफ द बिजनेस में हम लोग कर देंगे, है ना। एंड जो प्लेस परफॉर्म है वो प्लेस पे करेंगे, अदरवाइज रिजनेबल प्लेस हो जाएगा यार यहाँ पे इसको और डिटेल्स देख लेते हैं, फिर से देख लेते हैं। अगर टाइम कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड तो वो उसी टाइम में परफॉर्मेंस होएगी। टाइम स्पेसिफाइड नहीं है तो रिजनेबल टाइम ले लो। कोई डे स्पेसिफाइड है कि इस डे पे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे तो उस डे में रिजनेबल आवर्स जो है वो ले लो यार, ठीक है ना। प्लेस मेंशन है कॉन्ट्रैक्ट में तो प्लेस वही हो जाएगा, अगर नहीं मेंशन तो कोई भी प्लेस जो कि कन्वीनियंट प्लेस है वो हो जाएगा। देखो, व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड, अगर कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन है तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ही चलेंगे, एंड अगर नहीं मेंशन है तो प्रॉमिस मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन रिजनेबल टाइम, यही बताया था मैंने आप लोगों को। एंड रिजनेबल टाइम डिपेंड्स ऑन द फैक्ट ऑफ ईच केसेस। व्हेन टाइम इज स्पेसिफाइड, प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे। प्रॉमिसर में परफॉर्म द प्रॉमिस एट एनी टाइम ड्यूरिंग द यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस। डे डिसाइड कर दिया, डेट डिसाइड कर दिया, तो वो डेट पे जो भी यूजुअल आवर्स ऑफ बिजनेस होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो जाएगा। व्हेन नो प्लेस इज स्पेसिफाइड, प्रॉमिसर शैल अप्लाई टू द प्रॉमिसी टू अपॉइंट अ रीजनेबल प्लेस। अगर प्लेस नहीं है तो प्रॉमिसी से कहेगा बताओ तुम्हें किस जगह पे परफॉर्मेंस चाहिए, और उसी प्लेस पे हम परफॉर्मेंस को दे देंगे, ठीक है ना यार। सर मैनर ऑफ परफॉर्मेंस, मैनर ऑफ परफॉर्मेंस में कहते हैं अगर प्रॉमिसी ने कहा है कि भाई इस प्लेस पे और इस टाइम में मुझे परफॉर्मेंस चाहिए तो हम उस टाइम पे देंगे। Where the promisee has prescribed or sanctioned any manner of time or performance, it shall be performed only in such manner and at such place। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी भी याद है मेरी वेडिंग की मेहंदी मुझे लगनी थी, तो यार मेरे को टाइम नहीं मिला, मतलब मेरे को टाइम नहीं मिला, मेरी क्लासेस थी और फिर कमिटमेंट्स थे, एंड नवंबर में मैंने शादी रख ली थी। वो टाइम पे नवंबर में बच्चों के एग्जाम्स होते थे यार, तो वो टाइम पे मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं छुट्टी ले पाऊँ यार, है ना। तो इस सिचुएशन में मैंने, अब मेहंदी वाला कह रहा है भाई मेहंदी की रस्म तो घर में होगी, तो मैंने कहा नहीं भैया ऑफिस में ऑफिस में लगा लो यार, ठीक है ना यार। तो मेरी जो वेडिंग शादी की जो मेहंदी है वो मैंने कहाँ पे लगवाई, ऑफिस में लगवाई। तो वो प्रॉमिसर है, वो परफॉर्म करने के लिए आया। बट सर अब मैं अपने घर पे जाऊँ फिर वहाँ पे सब लोग घेर लेंगे, मैं ऑफिस के काम नहीं कर पाऊँगी, बड़ी दिक्कत होगी। तो मैंने कहाँ पे लगवाया, ऑफिस में। मैंने उसको ऑफिस से बुला लिया, मैं जब फ्री हो गई, फ्री होने के बाद मैं ऑफिस में नॉर्मली कॉल्स वगैरह ले रही थी, मीटिंग्स अटेंड कर रही थी, एंड मेहंदी मेरी लग रही थी, मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो मैंने डिसाइड किया कि भैया देखो 5 बजे के बाद ही आना, क्योंकि 5 तक तो मेरी क्लासेस हैं, एंड रात में मेहंदी लगेगी तो प्लीज़ आप ऑफिस में ही आके लगा दो यार, क्योंकि अब घर जाने का टाइम नहीं, मैं घर जाऊँगी, तुम जाओगे, डिले हो जाएगा, फिर और दिक्कत हो जाएगी यार। तो किसने प्लेस डिसाइड किया, मैं परफॉर्मेंस डिमांड कर रही हूँ,
तो प्रॉमिसी के पास राइट है कि वो प्लेस भी उसने डिसाइड किया, तरीका भी उसने डिसाइड किया, टाइम भी उसने डिसाइड किया, एंड अगर आप प्रॉमिसर हो, अगर आप कंफर्टेबल हो तो वो टाइम पे आप सर्विसेज परफॉर्म करोगे यार। वही सिंपल यार। तो एक नॉर्मल से एग्जांपल हो गया जो रियल लाइफ से रिलेटेड है। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, कोई पर्सन आपको कोई घर पे सर्विसेज चाहिए, तो आप टाइम और प्लेस बताते हो ना कि ये टाइम एंड ये प्लेस पे आपको ये चीज़ मेरे को परफॉर्म करनी है ना। आगे बात करते हैं। सर वेरी इंपॉर्टेंट लिखेंगे इसे, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे बात करते हैं रूल्स एज टू परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस। जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे परफॉर्म होएगा, परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस कैसे होएगा। देखो एवरी कॉन्ट्रैक्ट, एवरी एग्रीमेंट, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहते हैं हर एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं कुछ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। एग्रीमेंट को रेसिप्रोकल प्रॉमिस तो बोलते हैं। एवरी एग्रीमेंट कंटेन्स अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मीन्स प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस। जैसे मेरे और तुम्हारे केस में देख लेते हैं। मैंने कहा मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपने कहा मैं पढ़ूंगा। मैंने कहा तो तुम पे करोगे, आपने कहा यस, तुमने कहा मैं पढ़ाऊंगी। रेसिप्रोकल प्रॉमिस, एक प्रॉमिस तुम्हारा और एक प्रॉमिस मेरा। तुमने प्रॉमिस किया कि पे करोगे, मैंने प्रॉमिस किया कि मैं पढ़ाऊंगी। तुमने पे कर दिया, मैंने पढ़ा दिया। एवरी कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस को परफॉर्म करेंगे साइमल्टेनियसली। तुमने एग्री कर दिया फीस पे करने के लिए, मैं पढ़ा दूंगी, और मैंने पढ़ा दिया तो तुम पे कर दो। वही सिंपल। तो यहाँ पे कहते हैं कि देखो सबसे पहली बात, कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। एवरी कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, एक्सेप्शनल केसेस को छोड़ के। एवरी कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस। रेसिप्रोकल प्रॉमिस मीन्स प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस। जैसे याद करो वो एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ाई थी, प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज कॉल्ड एग्रीमेंट। तो वहां पे आपने देखा ना कि रेसिप्रोकल प्रॉमिसेज हैं, एक प्रॉमिस आपका और एक प्रॉमिस मेरा। जो प्रॉमिस फॉर प्रॉमिस है यही तो रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। तो एवरी कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स, एवरी कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस को कैसे परफॉर्म करेंगे, साइमल्टेनियसली। तुमने एग्री कर दिया, मैं पढ़ा दूंगी, या मैं पढ़ा दूं तुम पे कर देना। आई बात समझ में। समोसे की दुकान पे जाते हो समोसा खरीदने के लिए, समोसा लाने का पैसे 15 रुपए का है तुम्हारे पास, हाँ है, खा लो भैया। अरे पेमेंट, अरे खा लो भैया फिर पेमेंट कर देना। तुम पेमेंट देने को राजी हो, हम समोसा देने को राजी हैं। तुमने पेमेंट दे दिया, लो खा लो समोसा। तुम मेरे को पढ़ने के लिए आए, मैंने कहा बेटा इतनी फीस है, देने के लिए राजी हो। अगर तुम्हारी साइड से हाँ आएगा तभी तो मैं आपको पढ़ाऊंगी, और हमने पढ़ा दिया तो तुम्हें फीस पे करनी पड़ेगी, तुमने पे कर दिया तो मैं पढ़ा दूंगी यार, साइमल्टेनियसली, वन बाय वन। Every contract consists of reciprocal promise, and such reciprocal promises are to be performed simultaneously performed. आई बात समझ में। Promiser need not perform as part of promise. Promiser है ना, समझ में आ गया। Promiser need not perform as part of promise unless promisee is ready and willing to perform his reciprocal promise. तुम पे करने को रेडी हो, यही बहुत है। तुमने आगे कह दिया हाँ मैम मैं पे करूँगा, कल पे कर दूंगा, मैं आओ पढ़ो, कोई दिक्कत की बात नहीं, वेरी सिंपल है। लेकिन तुम पे करने को रेडी नहीं हो, मैंने कहा मेरी XYZ फीस है, अरे बाप रे बाप इतनी ज़्यादा फीस है, हम ना दे पाओगे, अब मैं कैसे मना करूँ यार। लेकिन तुम्हें पे करना पड़ेगा ना यार, वेरी सिंपल यार। समोसे की दुकान पे समोसा खाने के लिए 25 रुपए का समोसा, शर्मा जी का समोसा जो 25 रुपए का है। अब हमने कहा कि भैया समोसा, बोले 25 का है, हमने कहा 25 रुपए तो नहीं दे पाएंगे, 15 रुपए देंगे। शर्मा जी क्या कहेंगे, चलो निकलो यहाँ से, हो गया तुम्हारा। वेरी सिंपल यार। पहला नियम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने का, एवरी कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड रेसिप्रोकल प्रॉमिस परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली। क्लियर आप लोगों को ये बात। फिर कहते हैं इफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स फॉर द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस। बिल्कुल बहुत सारी जगहों पे होता है। देखो साइमल्टेनियसली का मतलब आप रेडी हो गए तो मैं परफॉर्म कर दूंगी, मैंने परफॉर्म कर दी तो आप पे कर दो, ये साइमल्टेनियसली हो गया। बट कभी कभी ऐसा होता है कॉन्ट्रैक्ट में ना ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस दी होती है। यार मैं आईफोन परचेज करने के लिए गई, तो मैंने जब आईफोन देखा तो मैंने कहा लाओ जल्दी से डब्बा खोल के, सॉरी नो मैम नो, वेट मैम यू हैव टू पे फर्स्ट। हाँ भैया पहले देखते हैं तो दो अंदर फ़ोन कैसा है। सॉरी मैम आपको पहले पे करना पड़ेगा तभी आप उसको ओपन। हमने कहा ऐसे थोड़ा ना होता है यार। सॉरी मैम ये नहीं हो सकता है, आपको पे करना पड़ेगा। तो क्या लगता है मुझे पे करना पड़ेगा पहले, वेरी सिंपल। ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, पहले मैं ज्वेलरी की शॉप पे गई,
मैंने उनसे कहा भैया मुझे ये वाला नेकलेस अच्छा लग रहा है, ये नेकलेस दे दो, आज पहन के देखती हूँ, अगर अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे तो कल आके पेमेंट कर दूंगी यार, क्या कहते हो? मुझे उठा के बाहर फेंक देंगे यार। क्यों बाहर फेंक देंगे? कहीं कोई पागल औरत आ गई है। वहां पे ऑर्डर परफॉर्मेंस क्या है? देखो फिर कुछ सोच रहा है। तो सर मैंने ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस आपको बताया, ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस दिया हुआ है, तुम मेरी नजर में हो पूरा एकदम, अब तुम एकदम मेरी नजर में ऑल द टाइम रहोगे यार, है ना? तुम्हें बहुत एक्टिव बैठना है मल्होत्रा। अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस है तो आपको वो ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस फॉलो करनी पड़ेगी। मैं तनिष्क गई, मुझे एक हार बहुत अच्छा लग गया यार, वाह रानी हार था यार, मुझे लगा यार ये पहनना है मुझे यार। लेकिन मैंने कहा भैया, जैसे तुम लोग आते नहीं पहले एक दिन की क्लास करेंगे फिर, तो मैंने कहा भैया एक काम करो, आज मुझे दे दो एक डेमो, आज मैं इसको पहन के जाती हूँ, फिर मैं इसको देखूंगी पहन के, लोगों को दिखाऊंगी, अगर लोग कहेंगे अच्छा है तो मैं ले लूंगी यार। क्या मुझे वो नेकलेस दे देंगे वो? क्यों नहीं देंगे? क्योंकि नियम क्या है इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट में, पहले पैसा। तो अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस दे रखा है तो कॉन्ट्रैक्ट को उसी के हिसाब से परफॉर्म करेंगे। इफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेसली प्रोवाइड्स फॉर द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, promises shall be performed only in the order mentioned and not otherwise। समझा क्या? आप कहते हैं यहाँ पे देखो, इफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द ऑर्डर परफॉर्मेंस, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ऑर्डर परफॉर्मेंस नहीं है तो सर कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो नेचुरली परफॉर्म किए जाते हैं ना, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो नेचुरली परफॉर्म किए जाते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल हम पानी पूरी खाने गए तो पहले पानी पूरी खाते फिर पैसे देते ना, वही सिंपल। तो ये नेचुरल मोड है यार, है ना? तो जहाँ पे भी आप कहीं पे भी जाओगे, कहीं कहीं किसी होटल वगैरह में गए तो वहाँ पे क्या होता है कि सेल्फ सर्विस अगर है तो सेल्फ सर्विस में क्या होता है, पहले आपको पेमेंट करनी है एंड देन फिर आपको खाना है। तो हर जगह पे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, कोई पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट है, वहाँ पे मेंशन है कि आपको ये ऑर्डर परफॉर्मेंस ये फॉलो करना है तो ये फॉलो करना है फिर यार, वही सिंपल। देखो क्या कहते हैं, डॉक्टर के वहाँ जाते हो तो पहले पेमेंट करते हो या पहले दिखा के फिर पेमेंट करते हो? पहले पेमेंट कर देते, क्योंकि भाग गए तो तुम तो चुपके से निकल गए तो कंसल्टेंसी लेके कि डॉक्टर साहब ने तुम्हें 2 ही मिनट का टाइम दिया, हम नहीं देंगे 700 रुपये, तो वो पहले पैसे जमा करवा लेते हैं फिर आपको बुलाते हैं केबिन में। तो इसका मतलब ये हो गया कि वहाँ पे ऑर्डर परफॉर्मेंस है, पहले आपने पे करना है एंड देन आपको सर्विसेज मिलेंगी। तो इफ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर द ऑर्डर ऑफ परफॉर्मेंस, promise shall be performed in such order which the nature of transaction require। तो अगर नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन जो कहती है उसी के हिसाब से हम वही सिंपल परफॉर्म करेंगे। तो अलग अलग जगहों पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन अलग अलग होती है। आप ये नहीं कह सकते हो नहीं पहले आपको पे करना पड़ेगा, नहीं पहले आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा है, एंड जैसा कॉन्ट्रैक्ट होएगा उसी के हिसाब से आपको पेमेंट करनी पड़ेगी यार, मतलब उसी के हिसाब से आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट कंटेन रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड वन पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट्स द अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। यार ये समझना अच्छे से, हर एक कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, रेसिप्रोकल प्रॉमिस होते हैं। अब एक पार्टी की परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंडेंट है किसी दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस पे, एक पार्टी की परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है किसी दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस पे। जैसे यार मेरी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है आपके ऊपर, अगर आप मुझे इतना अच्छा माहौल दोगे, जैसे आप मुझे इतने अच्छे से सुन रहे हो, मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे लग रहा है कि मैं क्या पढ़ाऊँ, क्या कितना अच्छा पढ़ा दूँ, तो अगर ये माहौल दोगे तो मैं आपको अच्छा पढ़ाऊँगी। लेकिन अगर मैं क्लास में आई, आप शोर शराबा कर रहे हो, आप वो प्लेन उड़ा रहे हो, पटाखे फोड़ रहे हो, बलून फोड़ रहे हो और कुछ भी कर दिया और पटांग हरकत है, वो बॉलीवुड मूवी दिखाते नहीं, टीचर पहली क्लास में यूनिवर्सिटी में जाता है, बच्चे पटाखे फोड़ देते हैं, हालांकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। अब तुम बताओ मैं पढ़ाने के लिए आई, तुमने पटाखे फोड़ दिए यार, तो बेटा मैं आऊँगी यार क्लास में? नहीं आऊँगी यार। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है इस पर्टिकुलर चीज़ पे। तो अगर ये चीज़ मुझे इस तरीके से मिलेगी तो मैं परफॉर्म करूँगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल ले लेती हूँ और दूसरा एग्जाम्पल ले लेती हूँ। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल एक कारपेंटर भैया है, मैंने कारपेंटर भैया को बुलाया, मैंने कहा कारपेंटर भैया मेरे लिए एक सुंदर सा डाइनिंग टेबल बना दो। कारपेंटर भैया ने कहा ओके। मैंने कहा लकड़ी मैं प्रोवाइड करवाऊंगी, मेरे वहाँ पे घर पे ना शीशम और सागौन की लकड़ी रखी हुई है, तो हम उससे डाइनिंग टेबल बनवाएंगे क्योंकि उसका डाइनिंग टेबल मजबूत होता है। तो कारपेंटर भैया मेरे पास आए लेकिन मैंने उन्हें लकड़ी नहीं प्रोवाइड करवाई। तो कारपेंटर भैया की परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? मेरी परफॉर्मेंस पे। पहले मैं लकड़ी प्रोवाइड कराऊंगी तभी तो वो परफॉर्मेंस देंगे। तो अगर एक पार्टी को मैंने रोक दिया, नहीं लकड़ी प्रोवाइड करवाई, तो वो प्रिवेंट हुए। उस दिन उनको काम करना था, हमने लकड़ी नहीं प्रोवाइड करी, वो दिन बेकार चला गया।
उन्होंने टाइम फिर निकाल के रखा, अगले दिन फिर आए, फिर मैंने नहीं प्रोवाइड करवाई। तो एक पार्टी दूसरी पार्टी की परफॉर्मेंस को प्रिवेंट कर रही है, रोक रही है। और अगर एक पार्टी की परफॉर्मेंस दूसरी पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट है एंड ये पार्टी अगर अपनी परफॉर्मेंस नहीं कर रही तो इसका मतलब प्रिवेंट कर रही है। तो इस सिचुएशन में भाई कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा एट द ऑप्शन ऑफ द कारपेंटर भैया। कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द प्रिवेंटेड पार्टी, हम यहाँ पे कहेंगे कारपेंटर भैया यार, ठीक है, क्योंकि उनको प्रिवेंट किया गया है ना, उनको रोका गया। प्रिवेंट मतलब रोकना, ठीक है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ रेसिप्रोकल प्रॉमिस एंड वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम परफॉर्मिंग हिज प्रॉमिस। Contract becomes voidable at the option of the parties so prevented and such prevented party is entitled to compensation also। अब वही compensation किस चीज़ का, मैम उन्होंने डाइनिंग टेबल तो बनाया नहीं यार, वही सिंपल यार। अगर मैं कारपेंटर हूँ, मैंने किसी के लिए एक हफ्ता निकाला कि भाई किसी ने मुझे ऑर्डर दिया है कि आपको डाइनिंग टेबल बनाना है, मैं एक दिन घर गई, लकड़ी नहीं प्रोवाइड करवाया, 2 दिन घर गई, 3 दिन घर गई, 4 दिन घर गई, 5 दिन घर गई, यानी मैंने वो टाइम पीरियड में कोई और कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया ना, तो अपने को लॉस हुआ कि नहीं हुआ भाई। वो टाइम पीरियड में अगर तुमने करवाना ही नहीं था काम तो तुम मुझे बोलते ही नहीं। मैं अपना टाइम निकाल के आई डाइनिंग टेबल बनाने के लिए, तुमने मुझे काम नहीं दिया तो मेरा लॉस ऑफ प्रॉफिट तो हुआ ना। तो मैंने अपॉर्चुनिटी लूज कर दी फर्दर और कहीं काम परफॉर्म करने की। तो सर इस सिचुएशन में मुझे जो लॉस हुआ है यू हैव टू कॉम्पेंसेट। आई बात समझ में? कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस एंड वन ऑफ देम कैन नॉट परफॉर्म और इट परफॉर्मेंस कैन नॉट बी क्लेम टिल द अदर प्रॉमिस इज परफॉर्म्ड फर्स्ट। जैसे एक पार्टी की परफॉर्मेंस इस बात पर डिपेंडेंट है कि इसके पहले वाला पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस दे। एक कॉन्ट्रैक्ट में वेरियस पार्टीज है, एक कॉन्ट्रैक्ट में वेरियस पार्टीज है। अब एक पार्टी तब तक अपने कॉन्ट्रैक्ट काम को परफॉर्म नहीं करेगा जब तक दूसरा परफॉर्म ना कर दे। जैसे ये वाला ही एग्जाम्पल लिया, या जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल कारपेंटर, मैंने डाइनिंग टेबल का ऑर्डर दिया कारपेंटर भैया को, कारपेंटर भैया आए तो कारपेंटर भैया, फिर मैंने एक बढ़िया से पेंटर को पकड़ा, मैंने कहा बढ़िया सी पेंटिंग करना डाइनिंग पे, तो उसने कहा ओके मैम। अब कारपेंटर भैया ने कहा था मैं 3 दिन में डाइनिंग टेबल बना दूंगा। पेंटर भैया 3 दिन के बाद आए, पता चला डाइनिंग टेबल नहीं बना हुआ है। अब कारपेंटर भैया ने देखा अच्छा ये पेंटिंग करेंगे, इनको तो मैं काम ही नहीं करने दूंगा, और धीरे काम करना शुरू कर दिया। एक बात बताओ, पेंटर भैया की परफॉर्मेंस किसके ऊपर डिपेंडेंट है? और कारपेंटर भैया अपना काम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कर रहे हैं, यानी वो उनको प्रिवेंट कर रहे हैं पेंटर भैया को। तो ये बताओ पेंटर भैया को लॉस ऑफ प्रॉफिट होएगा? तो ये केस में अगर उनको कोई नुकसान होएगा तो कौन भरपाई करेगा, मैं या कारपेंटर भैया? कारपेंटर भैया करेंगे जिसके ऊपर परफॉर्मेंस डिपेंडेंट है। यही सिंपल। इस पे आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुके हैं अभी रिसेंटली आपके आरटीपी में भी क्वेश्चन पड़ा हुआ था, देख लो क्या यार। ये कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, इलीगल आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया होगा मैंने लास्ट क्लास में ना। मैंने इलीगल आर्ग्यूमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, तो मैंने उसमें आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट है उसका कुछ पोर्शन है लीगल और कुछ पोर्शन है इलीगल, तो एक डॉक्ट्रिन वर्क करती है, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। अगर लीगल पार्ट को इलीगल पार्ट से अलग किया जा सकता है तो लीगल वाला लीगल रहेगा, वैलिड रहेगा, और इलीगल वाला वॉइड हो जाएगा। बट डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अगर काम नहीं कर रही है तो द एंटायर ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, वॉइड। क्लियर आप लोग? ये तो याद है मुझे, लग रहा है बहुत अच्छे से आप लोग को लग रहा है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ जो देखो ध्यान से। देखो मान लो ए ने बी से कहा कि मैं तुम्हें अपना घर बेचना चाहता हूँ 2 लाख में, लेकिन अगर तुम इस घर को गैम्बलिंग के लिए यूज करोगे तो आपको 50,000 एक्स्ट्रा पे करने। अच्छा अब यहाँ पे देखो सर, घर की सेल और परचेज है, ये ट्रांजेक्शन क्या है, और ये गैम्बलिंग के लिए, यार ये ट्रांजेक्शन तो गुड नहीं है यार, गैम्बलिंग तो प्रोहिबिटेड इंडिया में। तो इसका मतलब ये हुआ ये ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी, वॉइड। अब ये एक ट्रांजेक्शन है, 2.5 लाख रुपए दोगे तो घर बेच देंगे, 2 लाख रुपए घर बेच देंगे। 2.5 लाख में गैम्बलिंग के लिए यूज़ करो 2.5 लाख लेंगे, अगर गैम्बलिंग के लिए यूज़ नहीं करोगे तो फिर 2 लाख में बेच देंगे यार। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस ट्रांजेक्शन को अलग किया जा सकता है, पता है कि इलीगल पार्ट कितना है, तो अगर अलग किया जा सकता है तो ये वाली ट्रांजेक्शन वॉइड हो गई एंड ये वाली वैलिड। यार एक मैंने एग्जांपल दिया था, एक मिस्टर एक्स हैं जिनकी एक एग्रो फील्ड है, खेत है, इस पे आधे पोर्शन पे ये क्या उगा रहे हैं, वीट, और आधे पोर्शन पे क्या उगा रहे हैं, वीट, एंड इनके पास लाइसेंस नहीं है वीट उगाने का। इन्होंने मिस्टर एक्स को रख रखा है सुपरवाइजरी के लिए, ये सुपरवाइजरी के लिए रखा है, और इसको सैलरी कितनी मिल रही है, 35,000।
अब ये नहीं पता है कि 35,000 में कितना वीड की सुपरवाइजरी के लिए, कितना वीड की, तो पूरी ट्रांजेक्शन क्या हो जाएगी। और अगर ये पता होगा 15,000 फॉर वीट एंड रिमेनिंग पार्ट फॉर द वीट, तो 15,000 इन्फोर्सिबल होगा, रिमेनिंग इन्फोर्सिबल नहीं होगा। यानी यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी काम करती है। देखो, सर्टेन प्रोमिसेस दे आर लीगल अंडर स्पेसिफाइड सिचुएशन, सर्टेन अदर प्रोमिसेस आर इलीगल। The set of promises to do legal things is valid, set of promises to do illegal things is void। लेकिन इस पे कौन सी चीज वर्क करेगी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। क्लियर आप लोगों को ये बात। नाउ अब अगला टॉपिक जो है ये हम लोग अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे।